हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री है, वो इन 4 सालों में 8% एवरेज गिरावट का शिकार है। अनएम्प्लॉयमेंट तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 22% तक पहुंच चुकी है। लगता ऐसे है कि म्यूजियम इकॉनमी है, कोई इनोवेशन कल्चर नहीं है, कोई ग्रोथ कल्चर नहीं है, कोई न्यू स्टार्टअप नहीं आ रहा। 150 टेक्सटाइल मिल्स, मोर देन 100 स्पिनिंग मिल्स एंड मोर देन 400 जिनिंग मिल्स बंद हो गई हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स उनका था 626 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26 करोड़ रुपए। गेम चेंजर का लफ्ज़ है ना, ये हमारी मुल्क में इसको यूज़ नहीं, इसको अब्यूज़ किया। सऊदी अरब भी तो हमें इस वक्त जो है वैसे फंड तो कर देता है या कर्जे दे देता है, अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं यहाँ लेकर आता। अब हम गाना, तुनीशिया वगैरह के मुल्क ममालिक के साथ पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है। जो बकरी है ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है, दूध हमारे मुल्क के वसाइल है, लोमड़ी इस्टेब्लिशमेंट आपकी ब्यूरोक्रेसी है, और ये जो गधा है ये हमारे सियासतदान हैं। आपने अपने हालिया व्लॉग में पाकिस्तान की मईशत और इंडस्ट्री का जिक्र किया और इसको कंपेयर किया पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ। इसलिए आज हमारी गुफ्तगू का मकसद इंडस्ट्री है। किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री की तरक्की उस मुल्क की तरक्की की ज़मानत होती है। 1971 से पहले पाकिस्तान की इंडस्ट्री बड़े अच्छे तरीके से तरक्की कर रही थी, लेकिन बांग्लादेश का बनना और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने के बाद से लेके अब तक पाकिस्तान की इंडस्ट्री अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी। पाकिस्तान सफारती महाज पे तो बहुत तरक्की कर रहा है और काफ़ी कामयाबियाँ भी समेट रहा है, लेकिन इंडस्ट्री पाकिस्तान की इसका बदहाल है। इसके मुहर्रिकात क्या हैं? जॉन एलिया साहब का एक शेर है, मैं बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब कि बस ख़ुद को बर्बाद कर लिया और मलाल भी नहीं। जॉन साहब ने ये शेर तो किसी और तनाजुर में लिखा था, लेकिन ये पाकिस्तान की इकॉनमी और जो इंडस्ट्री की तबाह हाली है उसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 1970 बांग्लादेश का बनना और उसके बाद जो नेशनलाइज होना, उससे पहले पाकिस्तान की इंडस्ट्री तरक्की कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी इंडस्ट्री के वो बुरे हालात नहीं थे जो लास्ट 4 साल में हमने देखे हैं। जीडीपी ग्रोथ 1.7% हो गई है पाकिस्तान की, 1.7%। हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री है, वो इन 4 सालों में 8% एवरेज गिरावट का शिकार है। जिस वक्त चाइना, इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया की इंडस्ट्रीज 6 से 9% तक ग्रोथ कर रही हैं, उसी वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्री 8% से गिरावट का शिकार है। अनएम्प्लॉयमेंट तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 22% तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में हर साल 30 लाख नौजवान जॉब मार्केट में एंटर होता है, एम्प्लॉयबल होता है। हमारे पास तो नौकरियां है ही नहीं कि उन लोगों को कहीं पे एडजस्ट किया जा सके, उन लोगों को फीड किया जा सके। 3% पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ है। वी हैव अ लॉट ऑफ माउथ्स टू फीड, अ लॉट ऑफ हैंड्स टू एम्प्लॉय, लेकिन हमारी करंट ग्रोथ, हमारी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें वो स्पेस ही नहीं दे रही कि हम इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकें। उसके साथ साथ अभी लास्ट वीक में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की जिस ब्लॉक में था, पाकिस्तान पहले साउथ एशियन ब्लॉक में था, वहाँ से पाकिस्तान को निकाल के मीना, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के ब्लॉक में डाल दिया है, क्योंकि साउथ एशियन ब्लॉक में वो कंट्रीज़ हैं जिनका जिक्र किया और जिनकी ग्रोथ 6% प्लस थी। पाकिस्तान वहाँ पे मिसफिट था, इसलिए पाकिस्तान को उठा के मीना के ब्लॉक में डाला गया और मीनाब बनाया गया। 2 कंट्रीज ऐड हुई हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, क्योंकि इनकी फॉरवर्ड लुकिंग ग्रोथ प्रोजेक्शंस आर लेस देन 2%। अब हम गाना, तुनीशिया वगैरह के मुल्क ममालिक के साथ पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है। इन सारी सिचुएशन को आप देखें, पाकिस्तान की इकॉनमी लगता ऐसे है कि म्यूजियम इकॉनमी है, कोई इनोवेशन कल्चर नहीं है, कोई ग्रोथ कल्चर नहीं है, कोई न्यू स्टार्टअप नहीं आ रहा। 21वीं सदी में बैठे हुए हम शायद 20वीं सदी की प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हैं। इंडस्ट्री का तो हाल हमने बेहाल किया हुआ है, उसके ऊपर कैश इकॉनमी हमारी बढ़ रही है,
12 ट्रिलियन के अप्रॉक्सीमेटली कैश इकॉनमी हो गई है एज़ पर द रिसेंट जो रिपोर्ट्स आई हैं। हालात तो इंडस्ट्री के कोई भी सूटेबल नज़र नहीं आ रहे। उसके ऊपर पावर सेक्टर जो है इंडस्ट्री पे 35% ज़्यादा है अपने हमसाया ममालिक से भी। एनर्जी की कॉस्ट भी 35% ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ टैरिफ जो टैक्सीज हैं उस एनर्जी के ऊपर जो इंडस्ट्री के ऊपर आता है वो भी अपने पीयर ममालिक से, अपने रीजन के ममालिक से 50% ज़्यादा है। इतनी महंगी बिजली दे के भी हुकूमत का दिल नहीं भरा। उसके ऊपर 250 अरब रुपए का पिछले साल इंडस्ट्री के ऊपर एडिशनल बोझ क्रॉस सब्सिडी का डाल दिया। हुकूमत ने ऐलान किया कि जो 200 यूनिट्स तक 200 यूनिट तक के सार्फिन हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी, उनको सस्ती बिजली दी जाएगी, 9 रुपये 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। हुकूमत की मार्जिनल कॉस्ट जो प्रोडक्शन की है वो तकरीबन 34 से 35 रुपये पर यूनिट है। ये जो डिफरेंस था ना 34 रुपये और 10 रुपये का, ये हुकूमत ने अपने बजट से नहीं दिया, अपने एक्सपेंडिचर कम करके नहीं दिया, बल्कि ये सारे का सारा बोझ ऑलरेडी जो बदहाल आपकी इंडस्ट्री थी उस पर डाल दिया। इवन तो अब 60% उन्होंने कम किया है, लेकिन पिछले साल जो तबाही लगानी थी वो लग चुकी है। और खाली इनपुट कॉस्ट का मसला नहीं है, दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर। इवन दो इट्स अ बिग फैक्टर, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री की जो सेक्शन लोड है वापडा की तरफ से दैट इज़ 22,000 मेगावाट। सही। आपको पता है हमारी इंडस्ट्री सब यूज़ कितना कर रही है? 3,500 से 4,000 मेगावाट। इंडस्ट्री चल ही नहीं रही, पिछली इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। एप्टमा ने अभी अनाउंस किया कपल ऑफ मंथ्स अगो, उन्होंने बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 150 टेक्सटाइल मिल्स, मोर देन 100 स्पिनिंग मिल्स एंड मोर देन 400 जिनिंग मिल्स बंद हो गई हैं। कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग के लिए बता दूं कि पाकिस्तान की जितनी एक्सपोर्ट्स हैं उसका 55% तक आपकी एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल सेक्टर की हैं। और अगर टेक्सटाइल सेक्टर में ये हाल है तो बाकी इंडस्ट्री का क्या हाल होगा? आपकी जो सीमेंट इंडस्ट्री 50% कैपेसिटी पे भी नहीं चल रही, आपकी स्टील इंडस्ट्री 35% कैपेसिटी पे भी नहीं चल रही। इसके साथ साथ ये तो हमने बात की है अभी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के इम्पैक्ट की। टैक्सेशन एक बहुत बड़ा जिन एक और है। पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री के ऊपर टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूँ, वो ना सिर्फ अपने रीजन में बल्कि वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। 39% डायरेक्ट टैक्स जो इंडस्ट्री के ऊपर है, पहले 29% था प्लस 10% सुपर टैक्स था। लेकिन अभी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने इस सुपर टैक्स को एक परमानेंट टैक्स कर दिया है। एक अजीब सा फैसला है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो टैक्स बेस है हमारी, जो टैक्स के लॉज हैं, वहाँ पे इसकी कोई प्रोविज़न नहीं है इसको परमानेंट करने की। बहरहाल जैसी हुकूमत वैसी अदालतें। आपके टैक्सेस सबसे ज़्यादा और उसके साथ साथ 39% ज़्यादा हैं, 39% है। प्लस अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी बात कर लें, 2% वर्कर्स वेलफेयर फंड, 5% वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फंड, उसके बाद जो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो ऑनर्स ने प्रॉफिट लेना है, उसके ऊपर 15% मज़ीद टैक्स, 61% टैक्स दे के कौन सा बिज़नेस है जो सर्वाइव कर लेगा और यहाँ पे क्यों आके काम करे, जबकि घंटे 2 घंटे 3 घंटे की मुसाफत पे आपकी मुख्तलिफ ममालिक हैं जो आपको रेड कारपेट आपको वेलकम भी कर रहे हैं। टैक्सेस 20% 22% हैं, वन विंडो ऑपरेशन है, सस्ती बिजली है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो आपको वेलकम कर रहे हैं। अब सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने के लिए, समझाने के लिए। अभी पैकेजेस इंडस्ट्री ने पैकेजेस ग्रुप रादर उन्होंने अपना फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस किया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स उनका था 626 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26 करोड़ रुपया। ये मजाक चल रहा है इस मुल्क में इंडस्ट्री के साथ, बिजनेसमैन के साथ, कि सारे का सारा टैक्स का बर्डन या आपने इंडस्ट्री पे डाला हुआ है या आपने वो बर्डन साथ में जो सैलरी क्लास है जो भी रिलेटेड आपकी इंडस्ट्री के साथ है उस पर डाला हुआ है। मैं यही कहना चाह रहा था कि हमारे जो इसका SIFC के हेड हैं सरफराज साहब, जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने भी यही बात की थी कि आपके टैक्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बाहर से कोई भी कंपनियां आपके साथ आके बिज़नेस करने के लिए तैयार ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि जो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रही थी वो भी कंपनीज पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार है, बल्कि कई तो छोड़ गई। आपको पता है हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2024 से 2025 फाइनेंशियल ईयर जो
उसमें हिस्ट्री की सबसे कम थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में आज जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है टिल डेट, वो 2025 की भी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी उससे भी 43% डिक्लाइन का शिकार है। टोटल 1.5 बिलियन डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, आइसोलेशन में देख रहे हैं। अगर हम इसको नेट करें कि कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई और कितनी पाकिस्तान से गई, तो 30 से ज़्यादा मल्टी नेशनल्स पिछले 3 सालों में पाकिस्तान छोड़ गई। टेलीनॉर, फाइज़र, बायर, उबर, क्रीम, माइक्रोसॉफ्ट, पीएनजी, लॉटे, ये पाकिस्तान छोड़ गई। तो अगर आप इनके साथ कंपेयर करें तो नेट नेट आपका फॉरेन डायरेक्ट इनफ्लो नहीं हुआ, आउटफ्लो हुआ है। अभी मोहसिन नकवी साहब ने कुछ दिन पहले ये फरमाया है कि पाकिस्तान में तकरीबन इन 2-3 सालों में 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के असासे या अमाउंट पाकिस्तान का बिजनेसमैन पाकिस्तान से बाहर ले गया। पाकिस्तान में क्यों रखे? जब उसको पता है कि यहाँ पे ना आप उनको सेफ्टी दे रहे हैं, ना आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, ना एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ना ही सस्ती बिजली है, ना ही कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी है। उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेटिक एक कैप्चर आई वुड से इंडस्ट्री के ऊपर वो है। इन सब हालात में जिसको मौका मिल रहा है वो तो पाकिस्तान से अपने असासे, अपने एसिड्स बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर देखा भी जाए तो सऊदी अरब भी तो हमें इस वक्त जो है वैसे फंड तो कर देता है या कर्जे दे देता है, अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं यहाँ लेकर आता। सऊदी अरब हमारा बड़ा अच्छा ऑल वेदर फ्रेंड है और इस वक्त तो हमारा सिक्योरिटी पैक्ट भी है उनके साथ, एंड दे नीड अस इवन इन दिस सिचुएशन जहाँ पे सऊदीया को हमारी ज़रूरत है। हम एक दुनिया के आप कह लेंगे पॉलिटिकल चेस में वी आर प्लेइंग वेरी सेंसिबली। हमें एक्नॉलेजमेंट ईरान से मिल रही है, अमेरिका से मिल रही है, एंड ऑल द प्लेयर्स आर एक्नॉलेजिंग अस। इवन देन सऊदीया ने आपको 3 बिलियन डॉलर्स तो दे दिए जो यूएई को आपने वापस करने थे अपने रिजर्व में रखने के लिए। इन्वेस्टमेंट उसकी 500-600 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की नहीं है। सऊदी अरब इस वक्त बहुत तेज़ी से डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, दुनिया में जाके इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, अपना पोर्टफोलियो इन्हेंस कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। आपको पता है कि पिछले साल सऊदी अरब ने 21 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है उज़्बेकिस्तान में, मल्टी बिलियन डॉलर्स ताजिकिस्तान में की है, इवन आपके जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान में वो इन्वायरमेंट ही नहीं है जो उसके लिए सूटेबल हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी एक उसने कोशिश की कपल ऑफ मंथ्स अगो, यू मस्ट हैव हर्ड के साउथ ऑफ पंजाब में एक एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कनाल्स कुछ ओपन करना चाह रहे हैं, और जो कहा जा रहा था कि दैट इज़ डन बाय आर्मी करना चाह रही है, बट दैट वाज नॉट बाय आर्मी। सऊदी अरब क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से फूड स्कार्सिटी है, उसको मैनेज करने के लिए सऊदी अरब यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा था, लेकिन सारी विलिंगनेस के होते हुए, SIFC के होते हुए पानी तक नहीं उन कनाल तक आने दिया, और पानी के बगैर एग्रीकल्चर होना नहीं था। इवन कि हुकूमत में जो सिंध गवर्नमेंट है उसने भी शोर मचाना शुरू कर दिया कि हम पानी नहीं देंगे, एंड दे हैव टू रैप अप। इस तरह के इश्यूज हैं। चाइनीज़ हमारे कितनी न्यू इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं हमारे सी पैक के ऊपर, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। वो तो हमारे सिक्योरिटी और सेफ्टी इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारा गेम चेंजर जो था रिकोडिक प्रोजेक्ट, उसमें जो कंपनी आई अब वो भी यहाँ से सिक्योरिटी और इस रीजंस को बहाना बना के जा रही हैं। सी पैक के आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो भी चाइनीज़ जो हैं सेम आप कंडीशन लगाते हैं कि हम सिक्योर नहीं हैं यहाँ पे, और वो यहाँ से जाना चाह रहे हैं। देखिए पहली चीज़ मतलब माजरत के साथ ये जो गेम चेंजर का लफ्ज़ है ना, ये हमारी मुल्क में इसको यूज़ नहीं, इसको अब्यूज़ किया गया है, और मैं बहुत इसका एंटी हो गया हूँ कि पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं कि गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स, गेम चेंजर, कभी सी पैक गेम चेंजर हो जाता है, पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा, कभी रेकोडिक आपका गेम चेंजर हो जाता है, पाकिस्तान के कर्जे उतार देंगे, कभी तेल निकल आता है वो गेम चेंजर हो गया, कभी स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपकी गेम चेंजर होगी, आजकल क्रिटिकल मिनरल्स आपके गेम चेंजर हैं। सारे गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के पास हैं, दुनिया के पास इनमें से कोई एक भी नहीं है, या एक आधा होगा
दुनिया की इंडस्ट्री, दुनिया की इकॉनमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम वहीं के वहीं, बल्कि बद से बदतर हालत हमारी इकॉनमी की होती जा रही है। गेम चेंजर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। ये जो शॉर्टकट ढूंढना है ना, ये हमारी हमारी आवाम में भी यही है कि जी शॉर्टकट ढूंढे, एक नेचुरल वेल्थ क्रिएशन, नेचुरल ग्रोथ के जो स्टेप्स हैं उनको इग्नोर करते हुए शॉर्टकट ढूंढ के रातों रात अमीर बनने के मंसूबे हमारी आवाम भी बनाती रहती है और यही मंसूबे हमारी गवर्नमेंट भी बनाती रहती है। ग्रोथ जो आती है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ आपकी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन से आती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से आती है, एजुकेशन से आती है, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट से आती है। पाकिस्तान में इनमें से किसी चीज़ को सीरियस नहीं लिया जाता, इनके ऊपर कोई काम नहीं किया जाता। तो सॉरी, ये गेम चेंजर ज़रा इस वर्ड से आई वुड से कि आई गेट समटाइम्स ऑफेंडेड। बट बात रही सिक्योरिटी की, देखें हमने बात की अभी डायरेक्ट इनपुट्स की कि कॉस्ट ज़्यादा होती है, टैक्सेस ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सॉफ्ट मेयर्स भी ऐसे हैं जो इंडस्ट्री की को अट्रैक्ट करते हैं या इंडस्ट्री को रिपेल करते हैं पाकिस्तान में न्यू इन्वेस्टमेंट आने के लिए। एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, ओवरऑल इन्वायरमेंट होनी चाहिए एक बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए, इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी होनी चाहिए। रातों रात पॉलिसीज़ जो बदल जाते हैं, टैक्स रेट्स बदल जाते हैं, इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए। आपके साथ इसके साथ साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक रही बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, वो तब तक नहीं आएगी जब तक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जो अवाम ने जिसको सिलेक्ट किया है, जिसको इलेक्ट किया है, वो इक़्तिदार पे ना बैठे और वो फैसले ना करे, बजाय उसके कि ऐसी गवर्नमेंट जो फॉर्म 47 की हो, इलेजिटिमेट हो, वो किसी पावर की मरहूने मिन्नत जो है वो पावर में आई हो, क्योंकि उस गवर्नमेंट का अवाम के साथ कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अवाम ने तो वोट नहीं दिया। वो अपना किबला कहीं और ही दुरुस्त कर रहे होंगे और उसमें अवाम को के इंटरेस्ट और अवाम की जो बेनिफिट्स हैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ भी कर जाएंगे। तो सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, डेमोक्रेसी इन रियल टर्म्स इम्प्लीमेंट होनी चाहिए आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। साथ ही साथ जो दूसरी बात है आपकी सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, तो अभी हमने जो रेकोडिक का प्रोजेक्ट हो जाए या हमारा प्रोजेक्ट आपका जो क्रिटिकल मिनरल्स का हो, ये कहाँ पे है प्रोजेक्ट्स? ये या बलूचिस्तान में है या आपका केपीके में है, और ये दोनों प्रोविंसेस वो हैं जहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन वर्स से वर्सन होती जा रही है। इस सिचुएशन में कौन सी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का रिस्क लेके यहाँ पे आएगी, काम करेगी? इवन चाइनीज़ ने लास्ट ईयर दे क्लेम, जब उनके चाइनीज़ इंजीनियर्स और लेबर्स वर किल्ड इन ए टेररिस्ट अटैक, तो उसके बाद दे आस्क कि जी आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, हम अपने बूट्स ऑन ग्राउंड अपनी आर्मी को भेजते हैं ताकि वो सिक्योरिटी दे सके। इवन दो राइटली सो गवर्नमेंट ने इसको इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन दिस इज़ समथिंग विच इज़ कंसर्निंग एवरीवन, एंड बैरक गोल्ड इज़ राइट इन दिस एस्पेक्ट कि पाकिस्तान में सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू है, जिसकी वजह से वो फ्लरिश नहीं कर पा रहे, जो अपना काम नहीं कर पा रहे, वो अपनी सर्विसेज को नहीं पाकिस्तान में दे पा रहे। तो फिर आपकी नज़र में इंडस्ट्री कैसे स्टेबल होगी? देखिए, सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है। इवन दो मैं पर्सनली समझता हूँ कि जो ट्रेन है वो निकल चुकी है, वी आर लेट, वी आर अदर वेरी लेट, लेकिन स्टिल देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग। और जितनी तेज़ी से हम गिर रहे हैं, कम से कम उस गिरावट की स्पीड को ही कम कर लें, तो वो भी एक अचीवमेंट होगी। सबसे पहले आपको जो आपकी इनपुट कॉस्ट हैं, बिजली हो या आपके टैक्सीज हों, इसको रिविजिट करना पड़ेगा। इंडस्ट्री की बिजली की कॉस्ट को कम करने के लिए सबसे पहले जो हम बेतुकी सब्सिडीज़, आई अपोलोजाइज़ अगर आवाम को ये बात बुरी लगती है, लोगों की बात बुरी लगती है, बट द रियलिटी इज़ कि जब तक ये जो अफ़ीम हमारी आवाम को खिलाई जा रही है 20 रुपये 30 रुपये की बस की टिकट की फ्री करके, तो वो सब्सिडी उनको ये समझने की ज़रूरत है ये भी इनकी ही जेब से अदर वे अराउंड, जब वही चीज़ महंगी बिजली की सूरत में आएगी, अगर आप 200 यूनिट वाले कोई हैं एक सारे, अगर उनको सस्ती मिल रही है, तो वही चीज़ टैक्सेस की सूरत में
साबुन पे, घी पे जो टैक्स देंगे उसकी सूरत में आएगी। तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा, इसको मैनेज करना पड़ेगा। इंडस्ट्री के लिए जंगी बुनियादों के ऊपर आपको एक स्पेशल सब्सिडाइज्ड इंडस्ट्री के लिए सिर्फ इनपुट कॉस्ट के लिए रेट निकालना पड़ेगा बिजली का। साथ ही टैक्सेस कम करने पड़ेंगे। आपके टैक्स के टारगेट्स हैं, लेकिन एफबीआर जैसा निकम्मा अदारा, उसका हाल ये है कि वो नया काम करने की बजाय टैक्स बेस, टैक्स नेट बढ़ाने की बजाय जो ऑलरेडी टैक्सेस जो पे कर रहे हैं उनके ऊपर बम्बारमेंट ऑफ टैक्सेस कर देते हैं कि जी निचोड़ लो, इंडस्ट्री से निचोड़ लो, सैलिड क्लास से। माजरत के साथ एक हार्श वर्ड है, लेकिन इंडस्ट्री ने और सैलिड क्लास ने ठेका नहीं उठाया हुआ ये पूरा पाकिस्तान चलाने का। बड़े मज़े की एक जगह मैं स्टेटमेंट पढ़ा था कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री और सैलिड क्लास अपने लिए नहीं कमाती, गवर्नमेंट की याशियों के लिए कमाती है। टैक्स रेट्स कम करें, टैक्स बेस बढ़ाएं, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके आए, रिटेल सेक्टर को लेके आए, प्रोफेशनल सेक्टर्स को लेके आए, वहाँ से अपने टैक्स का टारगेट पूरे करें ताकि आपकी इंडस्ट्री, देखें इंडस्ट्री आपकी चलेगी तो आपकी एम्प्लॉयमेंट होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को भिखारी ना बनाएं, लोगों को अर्न करने दें, लोगों को रोज़गार के मौके दें ताकि आपका पूरा जो मईशत का पहिया है वो चले। साथ ही साथ जो आपका ये जो बाबू कल्चर है, ब्यूरोक्रेटिक कैप्चर, मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान को किया हुआ है, इसके अंदर मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। बिल्कुल। उसके बगैर पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर सकता। हम लोगों को एक ही चीज़ बताई गई है कि जी सब जो है ना वो सियासतदान करप्ट है, सियासतदान करप्ट है। सम एक्सटेंट आई एग्री, हैं नालायक भी हैं, इनकम्पिटेंट भी हैं, करप्ट भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो कैप्चर किया हुआ है पूरी हुकूमत को और जो करप्शन का बाज़ार गर्म है वो ज़्यादा इस ब्यूरोक्रेसी ने किया हुआ है। IMF ने भी हालिया रिपोर्ट दी है कि वो करप्शन के ऊपर उनकी एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान में करप्शन के ऊपर। उनके मुताबिक तकरीबन 20 अरब डॉलर साल का ये इनकम्पिटेंसी करप्शन की नज़र हो जाता है और उनका इशारा ब्यूरोक्रेसी की तरफ है, ना कि खाली गवर्नमेंट की तरफ। दैट इंक्लूड्स ब्यूरोक्रेसी एज वेल। किसी इंडस्ट्री ने, किसी बंदे ने भूले भटके पाकिस्तान की मोहब्बत में आके अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करे, 36 डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से उसको NOC लेना पड़ता है, 36 डिपार्टमेंट्स, और हर डिपार्टमेंट में फाइल मूव करने के लिए आपको ब्रीफ केस ऑफ मनी भेजना पड़ता है। दैट इज़ अ रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी, एवरीवन नोज दैट। आपको इस वन विंडो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये ब्यूरोक्रेटिक कैप्चर से इनको आज़ाद करना पड़ेगा। एक वाक़या याद आ गया, एक स्टोरी है जो कि पीपल्स पार्टी के एक पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने भी 15 साल पहले फ्लोर के ऊपर उन्होंने ये सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बंदा होता है, उसने घर में एक बकरी रखी होती है, एक लोमड़ी रखी होती है और एक गधा रखा होता है। हर सुबह उठता है, बकरी का दूध निकालता है और अपने काम पे बाज़ार चला जाता है। पीछे लोमड़ी जो है वो सारा दूध पी जाती है, लेकिन उसकी झाग बचा देती है उस दूध की। जैसे ही मालिक के वापस आने का टाइम होता है तो लोमड़ी जो बची हुई झाग है वो गधे के मुंह पे मल देती है। मालिक वापस आता है, गधे को देखता है, उसके मुंह पे दूध की झाग देता है, दूध का प्याला खाली देखता है तो समझता है कि सारा दूध ये गधा पी गया है और गधे को खूब मारता है, खूब बुरा भला कहता है, गालियाँ देता है। इस मिसाल में जो बकरी है ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है, दूध हमारे मुल्क के वसाइल है, लोमड़ी इस्टेब्लिशमेंट आपकी ब्यूरोक्रेसी है और ये जो गधा है ये हमारे सियासतदान हैं कि जिनका किरदार करप्शन में तो कम होता है लेकिन अवाम के हाथों जलील, अवाम के हाथों पिटते और अवाम की बद्दुआओं का मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ ये बनते हैं।